जहां नई दिल्ली में G20 समिट यानी दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का महाकुंभ शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, चीन के पीएम ली कीयांग, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स समेत तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से स्वागत किया, वही खास तस्वीरें लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में सबसे पहले मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और हर संभव मदद की बात भी की है। हालांकि ये खास तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि कई बड़ी बातें और मेहमानों का जिस तरीके से स्वागत किया है, खास तस्वीरें। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उद्घाटन सत्र की शुरुआत में भारत की कूटनीतिक जीत से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई। अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। पीएम ने जैसे ही प्रस्ताव पारित किया, मामला अटका। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है G20 सम्मेलन से जुड़ी। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर नहीं बनी है सहमति, ऐसी जानकारी मिल रही है। सभी पक्षों में सहमति की कोशिश अभी भी जारी है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन मुद्दे की चर्चा होगी और इस वजह से इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, सभी पक्षों को सहमत करें, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। यानी बैक रूम नेगोशिएशंस चल रही हैं और बातचीत हो रही है ताकि सबको एक मुद्दे पर लाया जा सके। लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनने की बात हम पहले भी करते रहे कि कैसे ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर होगी कि अगर हम एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहां से जारी कर पाए। लेकिन मनीष, देखिए, ये एक बड़ी चुनौती थी, इसके बारे में लगातार बात की जा रही थी। किस तरह की दुनिया में हालात इस वक्त बने हुए हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से, इसी वजह से जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनेगी या नहीं, एक बड़ी चुनौती है इस वक्त G20 होस्ट यानी भारत के सामने। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है कि सहमति बनेगी? बिल्कुल सुमेरा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं क्विक 2 अपडेट दे दूं। पहला अपडेट, जब आप फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत की बात कर रही थी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वहां पर मौजूद थी, तो एक खास बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनुप्रिया पटेल खुद फ्रेंच भाषा बोलती हैं। तो आप जब उनको राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत करते हुए देख रही हैं तो दोनों नेताओं के बीच में फ्रेंच भाषा में बातचीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारत का एक मंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए गया है तो उस समय उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा है। ये एक खास बात है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। दूसरी बात, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक खबरें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच बायलैटरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो वो मीटिंग चल रही है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यानी भारत और ब्रिटेन के बीच बायलैटरल मीटिंग की, तो वो खबरें आ रही है कि वो मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो मीटिंग चल रही है। और जो तीसरी बात जो आपने पूछा, देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर एक बात मैं साफ कर दूं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, सर्वसम्मति से आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो मामला है वो फंसा हुआ है। भारत की कोशिश है कि वो भी सर्वसम्मति से आए, उसके लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। अगर हम ये कहें कि क्या अभी सर्वसम्मति बन गई है, अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है, क्योंकि अगर वो सर्वसम्मति बन गई होती तो समझिए इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती थी। लेकिन कोशिश जारी है कि क्या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके ताकि दोनों पक्षों को लगे कि हाँ, हमारी बात रखी गई है और दोनों पक्षों को ऐतराज भी ना हो। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि बगैर रूस यूक्रेन युद्ध के चर्चा किए बगैर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, तो ऐसी भी बात नहीं है। कोई ब्लैंक नहीं होगा, रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा होगी, जो भी आएगा सर्वसम्मति से आएगा और लगातार आखिरी दम तक कोशिशें जारी है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन। मुझे जल्द अगली बड़ी खबर का रुख करना है मनीष, लेकिन उससे पहले अचल सर, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्यों जरूरी है ज्वाइंट डिक्लेरेशन? देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक आउटकम है। आपने एक साल भर मेहनत करी, साल भर मेहनत करी, तो पूरी दुनिया में पब्लिक होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे एग्री किए, किस पे नहीं एग्री किए। मेरे हिसाब से दर्जनों मुद्दे जो कोर इश्यूज हैं G20 के, ठीक है, उस पर अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट आता है तो ये बड़ी सफलता है। रशिया यूक्रेन पे अगर नहीं आता तो ये स्वाभाविक है, इस पे भारत की विफलता नहीं है कि उसमें नहीं आ पाए। आता है तो थम्स अप है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। यही मैं समझना भी चाह रही थी सुमेरा कि जरूरी क्यों है और किस बात को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, क्यों एक अटकाव इसके बीच में है। जी हाँ, देखिए, आपको एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। G20 बैठक को लेकर TV9 भारतवर्ष पर हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो ये कि रूस और अमेरिकी डेलीगेशन बात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी संभावना पैदा हो सकती है।
कोशिश की जा रही है कि लावरोव और अमेरिका के NSA के बीच मुलाकात हो। ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इस मंच के जरिए अगर मुलाकात होती है और कोई रास्ता आगे निकलता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन G20 के मंच से क्या युद्ध रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। ये जो बातचीत होगी वो दरअसल अगर बातचीत होती है तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकती है, किसके बीच बातचीत होगी आपको बता दें। यानी रूसी विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं सर्गेई लावरोव और अमेरिकी NSA जैक सुलिवन, उन दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। किस मुद्दे पर बातचीत की बात की जा रही है? रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अमेरिका और रूस की बातचीत जरूरी है। अगर बातचीत होती है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी और बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ेगी उस पर भी सबकी नजर होगी। अगर मुलाकात होती है क्या निकल कर आ सकता है वो भी आपको बता दें। युद्ध रोकने की शर्तें क्या रखी जा सकती हैं, क्या उतनी आगे तक बात जा सकती है? परिणाम सकारात्मक रहा तो भी आपको बताएं क्या हो सकता है। मोदी के ये युद्ध का युग नहीं है डॉक्ट्रिन पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि ये जो समय है, ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है। परिणाम अगर नकारात्मक रहता है तो भी क्या हो सकता है बताते हैं आपको। वैश्विक आर्थिक संकट और गहराएगा, यानी अगर बातचीत नहीं होती है और स्थिति इसी तरह की बनी रहती है तो युद्ध के हालात अभी बने रहेंगे। हालांकि इस बारे में हमारे सहयोगी मनीष से चर्चा करने से पहले यह भी जान लेते हैं कि बातचीत अगर सफल हुई तो भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की धाक अब कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट जोन के विवाद को सुलझाने वाले मध्यस्थ के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर प्रतिष्ठा को लेकर भी बड़ी बात है। हालांकि उभरती महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो जाएगा भारत, और जिस तरीके से भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध हैं वो भी नए स्तर पर पहुंचेंगे। अब ग्लोबल साउथ में चीन की छवि को भी क्या धक्का लगेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से पहले कई बड़े सवाल भी हैं सुमेरा। जी हाँ सुरभि, और जिनका आप बात कर रहे हैं कि कई बड़े सवाल भी हैं अगर ये मुलाकात होती है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात अगर होती है तो क्या हो सकता है और क्या इससे निकलकर सामने आ सकता है। तो कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। लावरोव और सुलिवन की अगर मुलाकात होती है तो उससे जुड़े हुए 4 बड़े सवाल आपके सामने रख दें। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये कि क्या सीज फायर पर बातचीत हो सकती है, क्या इस हद तक बातचीत आगे जा सकती है। अभी तो मुलाकात को लेकर भी संशय के बादल हैं, लेकिन क्या इस हद तक हो सकती है कि सीज फायर पर बात हो। तो सीज फायर पर रूस की शर्तें क्या होंगी, अगर ऐसी बात होती है तो फिर रूस की शर्तें क्या होंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को क्या रूस तैयार हो जाएगा। रूस ने जो इलाके कब्जाए, क्योंकि यूक्रेन किसी भी शर्त पर अभी तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को क्या तैयार होगा रूस, अपने आप में ये बड़ा सवाल है अगर मुलाकात होती है जैक सुलिवन और लावरोव के बीच। चौथा बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को रूस को तैयार होने की क्या शर्त रखी जाएगी और तभी क्या बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ये बड़े सवाल हैं। अगर बातचीत होती है तो क्या इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं सुरभि, उनसे आप सवाल लेना चाह रही हैं। बिल्कुल मनीष, अगर ये बातचीत होती है तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भारत की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यस्थता के बाद जिस तरीके से उनका हमेशा युद्ध के खिलाफ नहीं लेकिन न्यूट्रल रवैया रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पीएम सबसे पहले ये कह चुके थे कि ये युद्ध का युग नहीं है। वो बातचीत अगर भारत में होती है तो कितनी बड़ी बात। देखिए, हम युद्ध के खिलाफ हैं, भारत शांति का पक्षधर है और बुद्ध की जमीन पर अगर युद्ध को रोकने की बात हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि रूस और अमेरिका के बीच अभी किसी भी बातचीत पर सीज फायर को लेकर कोई बातचीत हो तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी ये सोचा भी जा सकता है, क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र के हालात है जिसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को खबरें भी बताते रहे कि अभी युद्ध थमने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक मुलाकात तो हरगिज काफ़ी नहीं है, कम से कम इस लेवल पर तो नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कल युद्ध को रोकने की बात हो तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया देखनी होगी। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँ, G20 के इस मंच पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का डेलीगेशन मौजूद है, रूस के विदेश मंत्री के नेतृत्व में यहां पर रूस का डेलीगेशन मौजूद है, दोनों एक ही छत के नीचे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। संभावना है कि एक दूसरे से दोनों मिलें, मुलाकात हो जाए। संभावना ये भी है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए, नहीं भी हो सकती है, कहना मुश्किल जी है। मनीष, जाहिर सी बात है दोनों अपने आप में उनकी मुलाकात हो जाए यही बड़ी अपने आप में खबर होगी। वो लेकिन हाँ, ये एक बड़ी घटना। जी मनीष, जाहिर सी बात है इस पर नजर बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत जो हुई है उसके बारे में बात करते हैं। G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ, भारत की पहल पर वो शामिल हुआ है और इस वजह से बड़ी उपलब्धि है। भारत की पहल की वजह से शामिल हुआ। पीएम मोदी का प्रस्ताव था G20 ने जिसे स्वीकार किया।
देखिए, लंबे समय से अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इस तैयारी को असल मुकाम दिल्ली G20 समिट में हासिल हुआ। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। चीन लगातार ये भी कहता रहा है कि कैसे उसने ये प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन ये संभव भारत में हो पाया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय चीन और रूस लेना चाहते थे, लेकिन बाजी भारत ने मार ली। आज G20 के सेशन की शुरुआत में ही भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने का ऐलान कर दिया। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 में भारत की कूटनीतिक जीत। अफ्रीकी यूनियन बना G20 का सदस्य। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश सदस्य हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 में शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। चीन ये दावा कर रहा है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की मांग सबसे पहले उसने की थी। रूस भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय लेना चाहता था, लेकिन भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। तो G20 की शुरुआत के 10 मिनट के अंदर ही चीन कैसे चित हो गया, ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब ये समझिए कि कैसे भारत ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरा है। ये साबित हुआ कि ग्लोबल साउथ की पताका भारत के हाथ है और चीन ने भी की थी अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की कोशिश। हालांकि चीन की श्रेय लेने की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम रही है और G20 के मंच पर भारत की कूटनीति चीन पर कैसे भारी पड़ी है, ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब मैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करना चाहूंगी और विदेश मामलों के जानकार निनाद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे इस बीच ज्वाइन करें, क्योंकि ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अफ्रीका में भारत चीन का कारोबार कितना है और कौन सा देश अफ्रीकी यूनियन के हित में भी है और कौन नुकसानदायक भी है। हालांकि यहां सबसे पहले कारोबार की दृष्टि से समझिए, क्योंकि भारत और अफ्रीका का 81 खरब 46 अरब का कारोबार है, वहीं चीन और अफ्रीका का यह कारोबार है 20 खरब US डॉलर का। अगला निवेशक के तौर पर अगली स्लाइड प्ले करिए। निवेशक के तौर पर भी देखना होगा कि भारत अफ्रीका और चीन अफ्रीका के संबंध कैसे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। कारोबार के साथ साथ निवेशक को लेकर भी डेटा है, क्योंकि यहां शीर्ष में पांच शामिल प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं, जबकि ये चौथा स्रोत है, चीन अफ्रीका का चौथा स्रोत है। जबकि निवेश क्यों? क्योंकि समृद्ध अफ्रीका की सोच के तहत भारत जिस तरीके से निवेश करता है उस पर निनाद जी मैं आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि संसाधनों पर नजर रहती है, कब्जे की ये रणनीति का ही नजर आता है। वहीं विदेश नीति के तौर पर देखें तो समावेशी, जहां पर हम ये कह सकते हैं इंक्लूसिव, और जहां सबको साथ चलने की बात हमेशा भारत कहता है, उसी के तौर पर वो अफ्रीका को देखता है। जबकि ये भेदभावपूर्ण रवैया चीन का हमेशा सामने आया। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से ये आपसी संबंध रहे हैं, पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और वहीं पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल नजरिए से ही चीन अफ्रीका को देखता है। ना आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब भारत निवेश करता है तो वो अफ्रीका के साथ चलता है, पर जब चीन निवेश करता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इतने बड़े निवेश के बाद भी चीनी 3 लाख अपने मजदूर लेकर अफ्रीका गए हैं। वहाँ अफ्रीकी मजदूरों को नहीं काम करने देते, भारत अफ्रीकी मजदूरों को काम करने देता है। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक तो हमारा निवेश बढ़ रहा है और चीन का घट रहा है पिछले 5 साल में अफ्रीका में। दूसरा, अफ्रीका वहाँ जाएगा जहाँ आज एशिया है, तो अफ्रीका इज ए बेट ऑन द फ्यूचर। अफ्रीका के लिए जो नई होड़ लगी है, जो बात आपने कही है, भारत अफ्रीका के संबंध किस तरीके से मजबूत हो रहे हैं और किस स्तर पर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर अगली डिटेल वही होगी, क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और वही डेटा भी हमारे सामने है, जहां देखिए भारत से क्या निर्यात होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अनाज, कपड़े और सॉफ्टवेयर। हालांकि आयात क्या होता है, क्रूड ऑयल, कोयला, सोना और दूसरे खनिज। वहीं सबसे ज्यादा निवेश वाले देश भी देख लीजिए कौन कौन से हैं, जहां साउथ अफ्रीका, मॉरिशस और मोजाम्बिक, सूडान और मिस्र हैं। वहीं भारत के सहयोग की निनाद जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, देखिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और साइबर सुरक्षा और नई टेक्निक पर हमेशा जोर रहा है। अब देखिए, हम लोग भूल जाते हैं कि कुछ इंडियन कंपनीज वहाँ घरेलू नाम है, जैसे एयरटेल वहाँ की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी है, इंडोरामा सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अफ्रीका पिछड़ा हुआ है, पर अगर भारत जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर रहा है वो बिना अफ्रीका के नहीं कर सकता। और अब G20 में इंक्लूड करने का मतलब ये हुआ है कि भारत की पहल से दुनिया भी अब अफ्रीका को सीरियसली लेगी। लेकिन पिछड़ा हुआ आपने कहा, क्या यही वजह है कि चीन का सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया नजर आता है, या चीन का इतना इंटरेस्ट अफ्रीका में नजर
आता है। इंफॉर्मेशन वॉल पर अगली डिटेल यही होगी कि आखिर अफ्रीका में चीन इतना आक्रामक क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स देखिए जिस तरीके से कब्जे की रणनीति के तहत चीन हमेशा आगे बढ़ता है। अफ्रीका में ही उसका 156 प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं। अफ्रीका में चीन के 156 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चाहूंगी अगली इंफॉर्मेशन वॉल पर आप डिटेल लाएं कि आखिर अफ्रीका में चीन इतना ज्यादा आक्रामक क्यों है, क्योंकि भारत और अफ्रीका के बीच जिस तरीके से पुराने संबंध रहे हैं उस लिहाज से हमने तो चर्चा कर ली, लेकिन ये डिटेल अब आपके सामने कि किस तरीके से 156 प्रोजेक्ट्स के तहत ही करीब 10 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ये लागत बताई जा रही है, जिसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह चीन बना रहा है और गरीब देशों को भारी कर्ज जिस तरीके से चीन देता है। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं सुमेरा, जिसमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से 53 अफ्रीकी देशों से चीन के राजनयिक संबंध भी रहे हैं। सुमेरा जी, और इसी पर बात करते हैं आगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अहमियत रखती है बात कि चीन, रशिया लगातार अफ्रीका में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उनकी बल्कि मजबूत मौजूदगी है। ये भारत को कितना स्ट्रॉन्ग फुटिंग देता है? जी, सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीका जो है, ये मान के चलिए कि 22वीं सदी का सबसे विकसित क्षेत्र होगा और वहाँ पर बहुत यंग पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा खनिज वहाँ अवेलेबल है। जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो आप AI में करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हैं, आप चिप मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको वहाँ से मिल सकता है जी। इस अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो भारत का वहाँ एक तरह से दबदबा है। भारत जाता है उनके विकास के लिए, उस विकास में साझेदारी होती है। सर, आई एम रियली सॉरी टू बटन मनीष हमारे सहयोगी के पास इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, जहां अब किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चीन को करारा जवाब दिया है। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी तक लगातार हम सुनते आए थे कि चीन ने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर बड़ी आपत्तियां दर्ज की थी। अब सोचिए इससे बेहतर मौका क्या होता कि G20 के पहले सेशन में जब चीन के प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया। उन्होंने उसे बताया कि वसुधैव कुटुंबकम के मतलब क्या होते हैं और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो भारत भूमि, चाहे वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो या भारत आस्था, अध्यात्म और परंपराओं की डाइवर्सिटी वाली भूमि है। यहाँ पर अनेक धर्मों ने जन्म लिया है। साथ ही उन्होंने वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली पर जो चीन की आपत्ति थी उनको भी खारिज करते हुए उनकी भी चर्चा की है और वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने बताया, चीन के प्रधानमंत्री को सुनाया, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, कि वर्ल्ड इज वन फैमिली के मूल भाव पर आधारित है। तो जो चीन को ये लगता था कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत भाषा का शब्द है और वो हमारी समझ में नहीं आता है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीन के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चीन को समझाया कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। जी हाँ, लेकिन मुद्दा तो यह है कि चीन भी समझता है कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। दरअसल आपत्तियां तो किसी और वजह से हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, G20 सेशन के बाद द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। आज 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ऋषि सुनक, किशिदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। ओलाफ शोल्ज और जॉर्जिया मेलोनी से भी मीटिंग होगी। यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी भारत की, और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि इन द्विपक्षीय वार्ताओं से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं और एक मुलाकात अभी चल रही है इस वक्त ऋषि सुनक के साथ, यानी भारत और यूके की जो द्विपक्षीय वार्ता थी वो हो रही थी। ऐसी जानकारी कुछ समय पहले हमें मिली थी और ये 3 बजे तक का समय था जिसमें कि ये सभी मुलाकातें होनी है, द्विपक्षीय बायलैटरल्स की जानी है। और लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं अभी तक G20 की इस बैठक में। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि बरसों पुरानी चुनौतियां आज समाधान मांग रही हैं, यानी हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बरसों पुरानी चुनौतियां बनी हुई हैं, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन ये भी कहा कि मानवीय संवेदना के साथ दायित्व निभाना होगा, यानी मानवीय संवेदना के साथ ही हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा दुनिया के सभी देशों को। विश्व में विश्वास के संकट का अभाव पैदा हो गया है और उसे दूर करने की जरूरत है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि युद्ध ने विश्वास के संकट को और गहरा कर दिया है, इस वजह से भी इस संकट को दूर करने की जरूरत है। आपसी विश्वास के संकट पर जरूर हम विजय पा लेंगे। प्रधानमंत्री ने ये पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। हम मिलकर विश्व में विश्वास के संकट को हराएंगे, कहा प्रधानमंत्री ने। सबका साथ, विकास और विश्वास और प्रयास ये बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में कहते हैं वही उन्होंने दुनिया के लिए भी सार्थक करने की कोशिश की है। सबका साथ वाला मुद्दा उनका ये कहना है कि इनसाइड आउटसाइड, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी ये उतना ही रेलेवेंट है।
हालांकि एक और बड़ी खबर यहां पर सुमेरा है, क्योंकि भारत के लिए अब इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अब जापान अहम साझेदार रहेगा और क्वाड के सदस्य के तौर पर भारत और जापान मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर चर्चा से पहले ये रिपोर्ट। जापान चीन की तुलना में भारत को ग्लोबल साउथ की कमान संभाले देखना चाहता है। जापान को लगता है कि उसके लिए पश्चिमी देशों को ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ने में चीन की तुलना में भारत ज्यादा मुफीद रहेगा। भारत के प्रति जापान का समर्थन इससे जाहिर होता है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मई में हुई G7 की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर हिरोशिमा बुलाया था। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिल्ली में है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ जापान अहम साझेदार देश है। क्वाड के सदस्य के तौर पर भी भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। जापान का G20 देशों में बड़ा कद है। 4.94 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व इकोनॉमी में जापान चौथे नंबर पर है। जापान की प्रति व्यक्ति आय $35,390 है। इससे जापान की आर्थिक सेहत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जापान भी अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अफ्रीका में जापान की आर्थिक मदद लगातार बढ़ी है, इसलिए अफ्रीका में जापान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडो पैसिफिक सागर में चीन के खिलाफ अन्य देशों को मजबूत करना, क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, इंडो पैसिफिक में जो क्वाड की फॉर्मेशन हुई थी उसकी शुरुआत की बैकड्रॉप में चाइना का विस्तारवाद है। खास तौर से साउथ चाइना सी, आसियान की 10 में से कम 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां चाइना टेरिटोरियल क्लेम्स रखता है। तो इतने बड़े जो इंडो पैसिफिक ओशन है जिसमें से अरबों रुपए का व्यापार होकर गुजरता है, तो वहाँ पे एक ऐसा वातावरण होना, इंक्लूसिव पैसिफिक ओशन होना जहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एयर कॉरिडोर्स हो, जहाँ एकदम सुख और शांति हो, ताकि अगर व्यापार में डिस्रप्शन होगी, सप्लाई चेन्स में डिस्रप्शन होगी तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी। तो चाइना को बैकड्रॉप में रख के ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हम इसे मिलिट्री अलायंस नहीं बनना देना चाहते, तो इसीलिए आउकुस की फॉर्मेशन हुई है जो ऑस्ट्रेलिया यूएस से करके, तो उसे मिलिट्री के रूप में देखा जा रहा है। इससे जो फिलहाल है इंडो पैसिफिक में एक नॉन मिलिट्री अलायंस की तरह, हम अलायंस भी नहीं कहते, पार्टनरशिप। अलायंस से तो हमें वैसे भी एलर्जी है, बिकॉज हाउ वी बिलीव इन पार्टनरशिप नॉट इन अलायंसेस। और भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें अपने स्टैंड को बहुत क्लियर रखा है कि हम जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, हम किसी तरह के अलायंस में नहीं बिलीव करते हैं, और वो हमारी नीति है। सर, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर ये भी कि G20 में बहुत से बड़े मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है, लेकिन उससे इतर आपको ये भी बताएं कैसे G20 के मंच पर विश्व नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, उसकी भी एक झलक दिखाते हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी G20 में शामिल राष्ट्र अध्यक्षों का एक एक कर स्वागत उन्होंने किया। देखिए किस तरह से किस के साथ उन्होंने और किसका कैसे स्वागत किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो बाइडेन से हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की, उन्हें कोणार्क के चक्र के बारे में बताया और समझाया। इसके बाद ऋषि सुनक से उन्होंने जब मुलाकात की तो उन्हें नमस्ते किया, गले लगाया और बातचीत की। तो देखिए वहाँ वो जो ऋषि सुनक का भारतीय कनेक्शन है वो शायद उसका एक बैकग्राउंड था जिस तरह से उनका स्वागत किया गया। तो ये जो मुलाकातें हैं और किस तरह से की जा रही हैं उसके भी बहुत से मायने हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि देश में भारत और इंडिया नाम को लेकर जारी विवाद के बीच एक खास तस्वीर भी अब दिखी है। जब पीएम G20 के उद्घाटन सत्र में भाषण दे रहे थे, उस दौरान पीएम के माइक के साथ रखी नेम प्लेट में इंडिया की जगह भारत लिखा दिखा। और देश का नाम भारत हो या इंडिया, इस पर तो बहस जरूर हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया नाम बदलकर भारत इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार के मन में विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर डर है। पुष्पेश सर, इस पर आपका जरूर कमेंट चाहूंगी, क्योंकि यहाँ अलायंस को लेकर, हालांकि ये इशारा क्या मल्होत्रा सर का कहीं और था, या अब इंडिया और भारत को लेकर जा रही है बहस बिल्कुल बेबुनियाद है कि आज से आधा सदी पहले से, जब से स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकों में आप संविधान के बारे में पढ़ते थे, तो संविधान की पहली पंक्ति ही इंडिया दैट इज भारत से शुरू होती है। तो इंडिया भी भारत का नाम है, भारत भी भारत का नाम है, और दोनों इंटरचेंजेबल हैं। अब तक की बहस काफ़ी हो चुकी है, किस मौके पे आप किस नाम का इस्तेमाल करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि विश्व के सामने जिस मंच पर आप हैं वहां पर इंडिया से हटा के भारत लगा दिया गया। नहीं, इंडिया हटा के भारत कहाँ हुआ है? अभी तक तो इंडिया ही नहीं, क्षमा कीजिएगा, जो लोग भारत आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी भारत यात्रा पर जा रहा हूँ।
क्या वो लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत G20 सम्मेलन में जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं वी आर हेडिंग फॉर इंडिया, इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द G20। तो ये मेरे ख्याल में बेबुनियाद बहस है। हाँ, इसके जो डोमेस्टिक रिपरकशंस हैं उसको लेके ऑपोजिशन का जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम में भारत जुड़ा है, लेकिन इंडिया अगर पूरी तरह से इंडिया ड्रॉप करके भारत ही रखा जाए हमेशा और हर जगह, तो क्या वो एक और अलग तरह का मैसेज देता है? क्या वो निश्चित रूप से ये मैसेज देता है कि भारत की जो बहुलवादी संस्कृति है। सर, आपकी बात के बीच में वो तस्वीर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सुमेरा ये G20 समिट की 2022 की तस्वीर देख लीजिए। जब पीएम मोदी बाली में थे तब सर डेस्क पर इंडिया लिखा हुआ था, ये इसीलिए मैंने जिक्र किया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए इस बार समिट में भारत, मगर वो इंडोनेशिया था, मेजबानी उनकी थी। और ये जो कह रहे हैं मल्होत्रा साहब वो बिल्कुल डेलिबरेट है, काइट फ्लाइंग है। अगर लोग इसको स्वीकार करते हैं तो शायद नाम बदल दिया जाए। टेस्टिंग है। इस बहस का तो अंजाम ये है कि अगर चाहे तो फिर संविधान में संशोधन करके एक हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। देखना ये कि ये जो तस्वीर है क्या इसके इससे भी ज्यादा कुछ और मायने हैं या नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए।